राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस एनसीईआरटी के क्लास 7 के चैप्टर 8 के बारे में। आज की वीडियो में हम सिर्फ इसका डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन और आंसर करेंगे और अभ्यास के प्रश्न करेंगे। चैप्टर का नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। उड़ीसा का तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर पर आवर था। उड़ीसा में कब चक्रवात आया था? 18 अक्टूबर 1999 को, और इसका जो पवन वेग था वो कितना था? 200 किलोमीटर पर आवर। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए थे। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर के वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। उसी वर्ष क्या हुआ था? 1999 में 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात आया था। एक आया था 18 को, एक आया था 29 को। 18 को आया था 200 किलोमीटर पर आवर और 29 को आया था 260 किलोमीटर पर आवर के पवन वेग से। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को प्रभावित किया था। चित्र आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र है। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं? वे कैसे बनते हैं? ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखें कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को। वायु दाब डालती है। क्रियाकलाप 8.1। जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यदि ये ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाला टीन का एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने न लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए और मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आया है? चित्र में आप देख सकते हैं 8.2 में कि गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? क्या आपको टीन का डिब्बा ना मिल पाई तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए और बोतल को खाली करके इसे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब अपने कुछ अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं? क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? क्या आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है? आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों के पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। अब कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। क्या होता है कि डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के जो बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। डिब्बा क्यों पिचक जाता है? कि
जब हम पानी डालते हैं डिब्बे में, तो डिब्बे के अंदर भी कुछ भाप जल में संघनित हो जाता है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। क्या होता है, जब हम गर्म पानी डालते हैं तो भाप जो है जल में संघनित हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वायु की मात्रा इसके भीतर में कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। बाहर जो वायु दाब होता है उससे वो अंदर वाले में कम हो जाता है। दाब के इसी अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। इसी से पता चलता है कि वायु दाब डालती है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब बढ़ जाता है। पवन का जब एक वेग बढ़ता है तो वायु दाब घट जाता है। कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम अमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल को पकड़ कर उसके मुख के पास कागज़ की गेंद को रख दीजिए और फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को विभिन्न अमाप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद की बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहली और बुजुर्ग चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? क्रियाकलाप 8.3 गुब्बारों को फुलाना। दो गुब्बारों के बीच में फूंक मारना। लगभग समान अमाप के दो गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए और गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए? आप क्या देखते हैं? गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए कि क्या होता है। क्रियाकलाप 8.4 क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारना। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। अब कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहले का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बुजुर्ग सोचता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी। आपके परीक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं? आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 के परीक्षणों को समझने का प्रयास करें। क्या आपके परीक्षण आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वैसे ही है जैसा आपने सोचा था? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है? जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। जब भी हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो क्या होता है कि मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहाँ वायु दाब घट जाता है और बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। क्या होता है कि जब हम वो बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो वो वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। इससे वहाँ वायु दाब घट जाता है और बोतल के भीतर वह वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। जब हम फूंक मारते हैं बोतल के निकट तो वहाँ वायु दाब क्या होता है, घट जाता है और उसके अंदर बोतल के अंदर वायु दाब बढ़ जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। इसी के कारण क्या होता है कि वायु दाब अंदर बढ़ जाता है, इसीलिए वो बाहर की ओर गेंद को धकेलती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारों के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह तभी संभव होगा जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। तब वो गुब्बारों के दूसरी ओर बाहर का दाब उन्हें एक दूसरी ओर धकेलेगा। क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। कागज की पट्टी के ऊपर फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर क्यों उठती है? ऐसा तब होता है जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम होता है। दाब कम होता है इसलिए वो उठ जाती है। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या होता है? पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगा। यदि आपने कभी ऐसा देखा तो उसे अपने मित्रों को बताइए। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है, यह वर्षा कैसे लाती है और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप यह जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है और पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है।
पवन किससे किस ओर गति करती है? अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझने में आपकी सहायता करेंगे। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। क्रियाकलाप 8.5। गर्म किए पर क्या होता है? वायु का प्रसार होता है। एक क्वथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखें कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक यह देखें कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2 से 3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। क्वथन नली के मुख पर बंधा गुब्बारा और गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली और बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई। जिसमें गर्म जल है उसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा उठा हुआ है, और जो ऐसे ही नॉर्मल पानी है उसमें भी उठा हुआ नहीं है, और ठंडे जल में बर्फ के पानी में भी वो डूबा हुआ है। गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार क्या है वो दर्शाया गया है। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। अपने प्रयोजनों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वही गुब्बारा क्वथन नली को ठंडे जल में रखने पर पीछा क्यों जाता है? क्या हम पहले परीक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है? गर्म जल में ऊपर इसलिए उठती है क्योंकि वायु क्या होता है? गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उनमें प्रसार होता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि ठंडे किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। समान अमाप के कागज की 2 खाली थैलियाँ अथवा कागज के 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियों अथवा कपों का मुख नीचे की ओर रहे। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़े तथा यह ध्यान रखें कि उसकी लो कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर रहे। छड़ के माध्यम से एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे कागज की थैली बंधी हुई है और गर्म किए जाने पर कैसे वो दूसरे को ऊपर धकेलती है। ऊपर उठती हुई गर्म वायु, क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? जैसे ही मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। गर्म किए जाने पर क्या होता है, वायु अधिक प्रसार होती है और वह अधिक स्थान भी घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है, और इसमें क्या होता है कि जब कोई भी दी गई वस्तु अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। इसलिए गर्म वायु जो क्या होता है, ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उठती है। इसीलिए क्या होता है कि धुआं ऊपर उठता है क्योंकि वो हल्का होता है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती है जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है और ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो क्या होता है, इस स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियाँ हैं: भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठती है और
ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश के पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। क्या होता है कि गर्म वायु ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांशों की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं, आप चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी पर असमान तापमान के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न कैसा है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। इस प्रकार क्या होता है कि पवन धारा क्या होता है, उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। ध्रुवों पर क्या होता है, वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है और इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है। इस प्रकार क्या होता है, हम देख सकते हैं कि ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है वायु का प्रवाह, जैसा कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं वायु का जो प्रवाह होता है ध्रुवों की अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। देख सकते हैं आप चित्र में कि कैसे डायरेक्शन बना हुआ है कि वायु का प्रवाह ध्रुवों की अपेक्षा गर्म क्षेत्र की ओर होता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। पहली सोचते हैं कि मैं यह नहीं समझ पा रही कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर और अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, अध्याय 4 में आपने समुद्र समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा था। ग्रीष्मकाल, गर्मियों में थल क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है। गर्मियों में क्या होता है, थल क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है, मानसूनी पवन होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई, जिसका अर्थ है ऋतु। मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, मौसम से, जिसका अर्थ है ऋतु। और थल के ऊपर की वायु गर्म होकर क्या होता है, ऊपर उठ जाती है। और गर्मी के दिनों में थल अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा गर्म रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और उसका स्थान लेने के लिए जो स्थल का ये समुद्र का जो रहता है वो ठंडा वो जल रहता है, ठंडा वायु जो रहता है वो उसकी ओर आती है। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापमान से ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिमी दिशा में मानसून निर्मित होते हैं। थल क्या होता है, विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापमान के से ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। शीतकाल में थल और जल के असमान तापमान के कारण पवन उत्तर पश्चिम, ग्रीष्मकाल में क्या होता है, दक्षिण पश्चिम से होता है मानसून आता है और शीतकाल में क्या होता है, उत्तर पश्चिम से आता है। अब की अपेक्षा ठंडे स्थानों से आती है। शीतकाल में ठंडे स्थानों से आती है और ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम गर्म स्थानों से आती है। ये शीत पवनें अपने साथ जलवाष्प लाती है, इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। शीतकाल, सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है। शीतकाल में क्या होता है, पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है अर्थात यह थल से समुद्र की ओर बहती है। शीतकाल में क्या होता है, थल से समुद्र की ओर बहती है। मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती है। समुद्रों से आने वाले पवन अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। क्या वर्षा कैसे होती है, गर्म मानसून हवाएं जो होता है अपने साथ जलवाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है।
बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर रहते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित है, और यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता में बॉक्स में दी जा रही है। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से है बनते बादल और सागर में ही मिल जाते बादल। अंत में क्या होता है, वो सागर से ही बनता है बादल और सागर में ही मिल जाता है। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसे कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक, शिक्षिका और माता पिता से वर्षा से संबंध समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती है जिनसे कभी कभी आपदाएं आती है। इनसे मनुष्यों, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित, झंझा और चक्रवात का अध्ययन करते हैं। तड़ित, झंझा और चक्रवात क्या होता है? तड़ित, झंझा भारत में जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। तड़ित, झंझा कहाँ पे होता है भारत में? गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की जो वायु होती है, उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। ताप में जब वृद्धि होता है तो ऊपर की वायु उठती हुई प्रबल हो जाती है। पवन जो वायु में पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। जब ताप में वृद्धि होता है और पवन ऊपर की ओर उठती है तो पहले से विद्यमान जल का बूंद जो रहता है उसको भी अपने साथ ऊपर ले जाती है। जहाँ ताप कम होने के कारण वो जम जाती है। जहाँ वो क्या होता है, ताप उसमें कम रहता है तो वो जम जाता है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगता है, और वो पुनः नीचे की ओर गिरने लगता है। और जो गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती वायु की परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित कौनती है। बिजली कैसे होती है? जो गिरती हुई बूंद होती है वो, और ऊपर जो तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु होती है, जो परस्पर मिलती है तो क्या होता है, बिजली होती है, मतलब तड़ित कौनती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जिससे इसीलिए क्या होता है, ऊपर से अगर इधर से तीव्र गति से वेग जा रही है, हवा जा रही है, और उधर से ऊपर से आ रही है बूंदे गिर रही है, तो वो जब टकराती है आपस में तो आपस में फिर उसी से आवाज़ होती है, बिजली कड़कती है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। आप तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। यदि झंझा के साथ तड़ित बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं। यदि झंझा के साथ मतलब बिजली चमक रही है और उसके साथ बिजली भी गिरता है तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं। इससे हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना ले जहाँ अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, जो खुली ज़मीन पर ना लेटें। खुली ज़मीन पर आपको नहीं लेटना है जब तड़ित झंझावात होता है, जब बिजली गरजता है। और कैसे, अगर वृक्ष के नीचे भी आप हैं तो बड़े वृक्ष के नीचे आश्रय नहीं लेना है आपको, छोटे वृक्ष के नीचे ही लेना है। धातु की डंडी वाले छतों का उपयोग भी नहीं करना है। खिड़की के निकट ना बैठे। खुले गैरेज, भंडारण, शेड, धातु एक चादर की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के उपयुक्त स्थान नहीं होते हैं। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकल कर किसी इमारत में चले जाइए। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है? यदि आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्या आप वाष्प के द्रव में संघनित होने पर ऊष्मा वाष्पित मिल जाती है? इसके समर्थन में आप क्या कोई अनुभव बता सकते हैं? हमें पता है कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। बादल के बनने से पहले क्या होता है? जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित होता है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मित हो जाती है। जब जलवाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मित हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है जिससे वायु दाब कम हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है। घटना की इस श्रृंखला का अंत क्या होता है? निम्न दाब के एक ऐसे
तंत्र के निर्माण के साथ होता है, जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की इस स्थिति को चक्रवात कहते हैं और वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक क्या क्या है? वायु वेग और वायु दिशा। चक्रवात की संरचना। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। किसी भी चक्रवात का केंद्र क्या होता है? एक शांत क्षेत्र होता है। चित्र में आप देख सकते हैं चक्रवात की गति करने की दिशा और धारा प्रवाह। इसी झंझा का नेत्र कहते हैं। इसे क्या क्या कहते हैं? जब नीचे चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है। कोई भी विशाल चक्रवात क्या होता है? वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है, जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। जो कहाँ पर स्थित होता है? पृथ्वी तल से 10 से 15 से किलोमीटर की ऊंचाई पर। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर का होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? 10 से 30 किलोमीटर। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। यह क्या होता है? बादल से नेत्र का क्षेत्र क्या होता है? 10 से 30 किलोमीटर का व्यास होता है, बादलों से मुक्त होता है। और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इसमें क्या होता है? पवन का वेग न्यून होता है, इसमें बादल से मुक्त होता है और व्यास 10 से 30 किलोमीटर होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है? शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द अगल बगल क्या होता है? 150 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन 150 से 250 किलोमीटर पर आवर और संघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन वेग क्रमशः कम होता रह जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। 8.11 में इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। चक्रवात का निर्माण देख सकते हैं। झंझा क्रमिक रूप से बढ़ते हुए प्रवचन पवन और इस झंझा क्रमिक रूप में घटते हुए धारा प्रवाह और नेत्र का व्यास है 10 से 30 किलोमीटर। चित्र 8.12 में चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब दिया गया है। चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेल देता है। चक्रवात जब आता है तो तेज पवन होता है, समुद्र के जल को तट की ओर धकेल देता है। भले ही चक्रवात तटों से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। चक्रवात के नेत्र में क्या होता है? निम्न दाब के कारण जो होता है केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। उठता जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। उठता हुआ जल होता है वो 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। चित्र 8.13 में देख सकते हैं आप। ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। चित्र में देखते हैं चक्रवात के कारण समुद्र में जल के ऊपर उठती विशाल लहरें। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में टाइफून कहलाता है। चक्रवात को अमेरिकी महाद्वीप में क्या कहते हैं? इसे हरिकेन और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहलाता है। भूमध्य रेखा के आसपास के वे क्षेत्र जहाँ चक्रवात निर्मित होते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। किसी टॉर्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। कोई भी टॉर्नेडो क्या आता है? उसका व्यास होता है 1 मीटर अथवा जितना, या फिर उस 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टोर्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है निम्न दाब के कारण, और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल कर फेंक देती है। निम्न दाब के कारण क्या होता है? फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट बाहर की ओर धकेल देती है। टोर्नेडो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है।
डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से लिया गया है। टॉर्नेडो से सुरक्षा की एक विधि दिया गया है कि कैसे आपको जब टॉर्नेडो आए तो उसे बचना है। मैंने बादल की ओर अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा में उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहाँ टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोश के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर में से उनकी खाल उतार ली हो। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिसमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। चित्र में दिया गया है 8.15 में कि बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। घुटनों के बल नीचे झुककर अपने बाहों को सिर और गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए। चक्रवात अपने साथ उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घरोद्भास और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति को अत्यधिक हानि होती है। टॉर्नेडो, हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं और इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। चित्र में दिया गया है किसी टॉर्नेडो का प्रतिबिंब। कितना खतरनाक दिख रहा है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं। अधिकांश क्या होता है, टॉर्नेडो कमजोर या फिर निर्बल ही होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकता है। टॉर्नेडो क्या होता है, चक्रवात के भीतर भी बन सकता है। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील होते हैं। चक्रवात हमेशा कहाँ पे आते हैं, पूर्वी तट में, उसके लिए, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। सभी झंझा या फिर तूफान क्या होता है, निम्न दाब के तंत्र। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पवन क्या होता है, झंझा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए पवन की वेग माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को वायु माप कहते हैं। वेग की माप करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, वायु माप। पवन के वेग को मापने के लिए एक वायु मापी। प्रभावी सुरक्षा उपाय, चक्रवात के दुष्प्रभाव को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था, चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य, हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशु और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती है, तथा सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियां हैं। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गए बिजली के तारों को ना छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर ना निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें। अपने पड़ोसी और मित्रों के साथ यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम समय का मिलता था। पहले क्या होता था कि जब चक्रवात का चेतावनी मिलता था तो 1 दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई है। उपग्रह और राडार की उपलब्धता में
अब यह संभव हो गया कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही, अब क्या होता है कि 48 घंटे पहले चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना कब जारी की जाती है? आजकल 48 घंटे पहले। और चक्रवात चेतावनी कब दी जाती है? 24 घंटे के पहले। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? कि हमारे आसपास की वायु दाब डालती है और वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी पर असमान तापमान पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। जलवाष्प वायु पवन वर्षा लाती है और उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रहों तथा राडार जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। निम्नलिखित प्रवाह चित्र आपको उस परिघटना को समझाने में सहायक होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं। दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर। वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है और गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है और उससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो ठंडी वायु क्या होता है? निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी होती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बन जाती है। जो भी गर्म वायु ऊपर उठती है तो क्या होता है? वो ठंडी हो जाती है और वही क्या होता है? जलवाष्प बन जाती है। जलवाष्प संघनित होकर बादल बन जाती है। बादल में बड़ी जल बूंदें भूमि पर वर्षा, ओले या हिमपात के रूप में गिरती है। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उड़ती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। जब बारिश बूंदें गिरती है और इधर से तीव्र वेग की पवन जब जाती है तो आपस में जब टकराती है तो वही तड़ित झंझावात कहलाता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती है। इसी के साथ चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसके अभ्यास की और क्वेश्चन आंसर जितने बनेंगे वो करेंगे। थैंक यू।